जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 4 को लेकर आया हूं, जहां हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर क्या था, इसे जानने से पूर्व एक छोटा सा डिस्कशन और एक छोटा सा संदेश है आप सभी लोगों के लिए। संदेश हमारा यह है कि कल शाम को 9 बजे एक मोटिवेशनल क्लास है, इसमें आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ये क्लास आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक के लिए आप सर्च कर सकते हैं BALAKRISHAN। फेसबुक के लिए आप सर्च कर सकते हैं और YouTube पर आप यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल इस सेशन का लिंक और भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाएगा, जहां से आप हमारे मोटिवेशनल सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे की जो बात रही, जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं, चर्चा करने का विषय यह है कि पूरा हिंदुस्तान, यहाँ तक कि सभी इतिहासकार भी इस बात को जानते हैं कि मुगलों का जो काल रहा है वो रक्त रंजित काल रहा है। तलवारों के बल पर सल्तनत को स्थापित करना और तलवार के बल पर शासन को स्थापित करने के साथ साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, सनातन या हिंदू धर्म को समाप्त करने का प्रयास करना, ये सभी चीजें ताकत और तलवारों के बल पर की गई हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने भी अफगान आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने बहुत सारे धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचाई, धार्मिक ग्रंथों को क्षति पहुंचाई और इसके साथ साथ धर्मांतरण बहुत ही बड़ी प्रक्रिया में चलाया गया, जो या तो लालच यानी प्रलोभन दे करके, सत्ता में लालच दे करके, तलवारों के बल पर या अन्य दूसरे माध्यम से किए गए। आपको जानकारी होगी और यदि नहीं है तो आज आप जान लें कि अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जो एक संत कहे जाते थे, उनके बारे में जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको जानकारी होगी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में बाहर से आए थे और उनको भारत में लाने का मकसद ही धर्मांतरण था। यानी कि धर्मांतरण की प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, यानी सिर्फ लूटपाट और अपनी शासन व्यवस्था को ही स्थापित करना भारत में अफगानों की नीति नहीं थी। यहाँ तक कि वे भारत की पूरी नस्ल और भारत की धार्मिक संस्कृति को भी परिवर्तित करना चाहते थे। ये डंके के चोट पर है, ये बात हर कोई जानता है और ऐसा किया भी गया। हालांकि इतिहासकारों ने बहुत सारी गलत चीजें लिखी हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो लेखक है, जो इतिहासकार है, वो सिर्फ राजा का होता है, आम प्रजा का लेखक नहीं होता है। आम प्रजा के लेखक आप कभी नहीं देखेंगे, हमारा आपका लेखक कोई नहीं मिलेगा। लेखक सिर्फ राजाओं के मिलते हैं और वो कभी भी राजाओं के विरुद्ध नहीं लिख सकते हैं। और जिन्होंने लिखने का प्रयास भी किया या किया होगा, आप जानते हैं उसका हश्र क्या होता है। तो पहली बात तो ये रही। और दूसरी बात ये, जब भी आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप कहीं यह नहीं देखेंगे, कि इन बाहरी आक्रमणकारियों ने, इन अफगान आक्रमणकारियों ने या पर्शियन आक्रमणकारियों ने भारत में किसी चीज को स्थापित किया। आप जहां कहीं भी देखेंगे आपको सिर्फ यही दिखाया जाएगा, आपको यही अध्ययन करने को मिलेगा, इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, उस पर आक्रमण करके उसको तोड़ दिया, सिर्फ यही दिखाया जाएगा। ये कब्जा कर लिया, वो हथियार लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, सिर्फ यही चीजें दिखाई गई हैं और ये वास्तविक भी है। फिर भी हम अकबर को महान कहते हैं। लाल किला को दिल्ली के संस्थापक और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना अनंगपाल तोमर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। उनके द्वारा बनवाया गया था लाल किला, जिसको लाल कोट के नाम से जाना जाता है।
और बाद में शाहजहां ने उसमें मॉडिफिकेशन किया और आज के डेट में हर जगह आपको देखने को मिलता है कि लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया। अब किसी भी पुरातात्विक स्रोतों पर जाते हैं, किसी भी आप ऐसी पुरानी इमारतों को देखने के लिए जब भी जाते हैं, आप जाइए वहां देखिए, आपको जो उनकी आर्किटेक्ट है वो आर्किटेक्ट ही आपको बताएगी कि यह सचमुच इस्लामिक स्थापत्य शैली का नमूना है या फिर सनातन। आप मेरी बातों पर मत आइए, मेरी बातों पर यकीन मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए। आप अपनी आंखों पर, अपनी दूरदृष्टि पर विश्वास कीजिए। आप विजिट कीजिए हुमायूं के मकबरे पर, ताजमहल पर, आप विजिट कीजिए लाल किले पर। हाल ही मैं लखनऊ गया हुआ था, लखनऊ के इमाम बाड़े का हमने विजिट किया। वहां पे बहुत सारी चीजें हमने देखी। इमाम बाड़ा का मतलब होता है, इमाम मतलब होता है पुरोहित, पुजारी, यानी कि जो मुस्लिम शासकों, नवाबों के जो पुरोहित थे, इनके जो पुजारी थे, उनको इमाम कहा जाता है। और इसीलिए उसका नाम है इमाम बाड़ा, क्योंकि वह ऐसे जो धार्मिक गुरु थे, इस्लामिक धार्मिक गुरु थे, उनको ठहरने का वो स्थान बनाया गया था। वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी और अपने गाइड से जब मैंने सवाल किया तो वहां पर वो निरुत्तर हो गए, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मेरा प्रश्न ये था कि उनकी एक बावली में जब मैं देखने के लिए गया तो वहां पर एक डिजाइन बना हुआ था जो मोर का बना हुआ था। मेरा प्रश्न था उनसे कि क्या इस्लाम में मोर की पूजा होती है, क्योंकि वो धर्म गुरुओं का स्थान था, और धर्म गुरुओं का स्थान होगा तो जाहिर सी बात है वो धर्म से संबंधित चीजें ही वहां पर होंगी। आप किसी भी हिंदू धर्म गुरुओं के स्थान पर जाइए, आप किसी भी ईसाई धर्म गुरुओं के स्थान पर जाइए, सिख धर्म गुरुओं के स्थान पर जाइए, बौद्ध धर्म गुरुओं के स्थान पर जाइए, आप दुनिया के किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के स्थान पर जब आप जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे धार्मिक सिंबल मिलेंगे, और वही धार्मिक सिंबल मिलेंगे जो उनके धर्म का प्रतिनिधित्व करते हों या उनके धर्म के प्रतीक हों। तो जब मैंने उनसे प्रश्न किया अपने गाइड से कि क्या मोर इस्लाम में पूजा जाता है, उन्होंने कहा नहीं, पूजा जाता है या नहीं पूजा जाता है मुझे नहीं पता है। क्लियर वर्ड में कह रहा हूं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनसे जो प्रश्न किया मैं उसका जवाब आपको बता रहा हूं कि मैंने उनसे पूछा क्या इस्लाम में मोर की पूजा की जाती है, उन्होंने कहा नहीं। अब इस मोर की पूजा कहां की जाती है? कार्तिकेय का वाहन है मोर। कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र है, मोर जो कृष्ण को अति प्रिय है। मोर के पंख हमेशा आप देखते हैं कि कृष्ण अपने मुकुट में लगाए रहते थे बचपन से ही। आप फैसला कीजिए कि वास्तव में इमाम बाड़े के साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं अपने विषय पर। हमारा जो विषय है वो है मुगल एम्पायर। तो क्या था मुगल एम्पायर? सबसे पहले मुगल एम्पायर को जानने से पूर्व आप एक क्लोजर लुक देखिए कि भारत विविधताओं का देश है, पहले भी था, आज भी है, और संभवतः भविष्य में भी रहेगा। तो भारत विविध संस्कृतियों वाला देश था, और विविध परंपराएं, विविध संस्कृतियां, विविध सभ्यताएं भारत में जन्मी, और इन सभी के मध्य यह बहुत ही मुश्किल था कि कोई एक शासक इतने बड़े उपमहाद्वीप को अपने नियंत्रण में ला सके, ऐसा था। और पहले जो राजाओं ने प्रयास किया, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो प्रयास किया, कुछ हद तक वे सफल हुए भी और बाद में वो असफल भी हो गए। उनका प्रयास था, वो प्रयास किए, सफल हुए, मगर कुछ निश्चित समय तक, एक लंबे समय तक वह भी सफल नहीं हो पाए। मुगल जब भारत में आते हैं
तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने इस भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रों पर शासन किया, बहुत बड़ी राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन की बुनियाद रखी, और ऐसी बुनियाद रखी जो आने वाले शासक थे वो उसको नजरअंदाज नहीं कर पाए। इनकी एक व्यवस्था थी तिरुमिट, जिसको ये अपना वंश भी कहते थे। हालांकि अब हम बात करते हैं कि मुगल कौन थे। तो मुगल कौन थे जब हम बात करते हैं, तो मुगल कौन थे, मुगल कौन थे? देखिए, इनके लिए दो तर्क आता है। ये दो राजवंशों के शासकों के वंशज थे। पहला जो माता की तरफ से क्या, जो इनकी मां थी वह चीन, माता जो थी, माता की ओर से चीन, माता की ओर से चीन एवं मध्य एशिया, कि कुछ क्षेत्रों के शासन करने वाले चंगेज खान के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले चंगेज खां के वंशज। चंगेज खान के वंशज, और पिता की तरफ से, ये तो माता की ओर से था, पिता की ओर से ईरान, इराक एवं तुर्की। आपको नहीं जानकारी हो तो जान लीजिए, तुर्की में भी इस्लाम नहीं था। वहां पे क्रिश्चियनिटी थी, और तुर्की में भी इस्लाम को तलवारों के बल पर लाया गया है। रक्त रंजित इतिहास रहा है। आप जहां कहीं भी इतिहास के पन्नों को उठा करके देखेंगे, जहां भी दुनिया की जिस भी कोने पर इस्लाम गया है, वहां पे सिर्फ तलवारों के बल पर इस्लाम को स्थापित किया गया है। तो पिता की ओर से ईरान, इराक एवं तुर्की के शासक तैमूर भारत में भी आया था। आपको पता होगा, तैमूर लंग उसको कहा जाता था, क्योंकि वह एक पांव से विकलांग था। तैमूर के शासक के वंशज, यानी कि ये दो शासकों के वंशज, दो शासक वंश के वंशज थे। किसके? दो शासक वंश। कौन कौन? चंगेज खां प्लस तैमूर तो चंगेज खां और तैमूर, ये दो शासक वंश था, और इसके वंशज थे मुगल। अब ये अपने आप को मुगल इसलिए नहीं कहना पसंद करते थे, क्योंकि मुगल, अब चंगेज खां जहां शासन कर रहा था वो मंगोलिया का क्षेत्र था। कहां का? मंगोलिया, मध्य एशिया, चाइना, वहां पर आता है मंगोलिया में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसको तकलामकान के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रख लीजिए। एक क्वेश्चन और आपके लिए, तकलामकान जो एक चाइनीज डेजर्ट है, ठीक है। तो चीन एवं मध्य एशिया में शासन करने वाला चंगेज खान जो माता की ओर से, और ईरान, इराक और तुर्की में शासन करने वाला तैमूर,
उसके तरफ वो पिता की ओर से। तो इस प्रकार दो वंशजों के माध्यम से मुगल वंश जो है अस्तित्व में आया। और मुगल वंश का पहला शासक कौन था? तो मुगल वंश, आप इसे नोट कर लें, इसे नोट कर सकते हैं आप। माता की ओर से चंगेज खान, पिता की ओर से तैमूर। ये दो शाही राज्यवंशों से एक नया वंश बना मुगल साम्राज्य। अब आगे आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का जो पहला शासक था बाबर, जो भारत में 1494 ईस्वी, भारत में वो बाद में आया। भारत में उसने 1526 की पानीपत की लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ में, और वहीं से उसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम उसके स्टार्टिंग से चर्चा करेंगे। तो अब आगे आप देख रहे हैं कि आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए पूरे इतिहास को, दुनिया के किसी भी कोने में जहां कहीं भी इस्लाम गया है, आप देखेंगे कि इस्लाम हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ तलवारों के बल पर स्थापित किया गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर हुआ। अब आगे जो हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि बाबर, जो अफगान में एक फरगाना, नोट कर लीजिए, अफगान में फरगाना नामक एक छोटे से क्षेत्र, फरगाना नामक छोटे से क्षेत्र, ये फरगाना में 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में शासक बना। 12 वर्ष की उम्र में शासक बना। लेकिन उसके सामने प्रॉब्लम क्या थी? उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि मंगोल चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था और चंगेज खान ने एक बहुत ही बड़ा नरसंहार किया था, अपने पीछे उसने एक रक्त रंजित इतिहास छोड़ा था, और दुनिया का सबसे निर्मम, सबसे क्रूर शासक के रूप में चंगेज खान की पहचान होती है। तकला मकान का पूरा डिजर्ट, पूरा मंगोलिया का क्षेत्र मानव कंकालों से पटा हुआ था। अब जब आप देखते हैं तो उसी की एक जो दूसरी शाखा थी, जो उज्बेक लोग थे। बाबर को प्रॉब्लम कहां से हुई कि उम्र में शासक बना। कौन शासक बना? बाबर। हम बाबर की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बाबर से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना आती है भारत में। तो बाबर जो है वह अफगान में एक फरगाना नाम के छोटे से क्षेत्र का 12 वर्ष की उम्र में शासक बनता है। उसको प्रॉब्लम क्या थी? उसके साथ जो प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम ये हुई कि उसको मंगोलों की एक जो दूसरी शाखा थी उज्बेक लोगों की, उन्होंने, अब उज्बेकों ने उसको भगा दिया। उज्बेकों के आक्रमण से उसने अपने पैतृक उत्तराधिकार को उसे त्यागना पड़ गया और वो वर्षों तक भटकता रहा। आक्रमण से अपना शासन छोड़ा, अपना शासन छोड़ा। अब उज्बेकों के आक्रमण बार बार हो रहे थे, चूंकि वह 12 वर्ष का बालक था उस समय, और 12 वर्ष की उम्र में वह कितना कुशल शासक रहा होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो 12 वर्ष की उम्र में जब वो अफगान के फरगाना नामक जगह का राजा बनता है, एक छोटे से क्षेत्र का, तो वहां पर उज्बेकों के बार बार आक्रमण होने से उसको अपने उस पैतृक उत्तराधिकार को छोड़ करके भागना पड़ा। वहां से वो भागता है और वो कई वर्षों तक वो भटकता रहता है। कई वर्षों तक भटकते रहने के दरमियान वो 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में उसे एक ब्रेक थ्रू मिलता है और वह भारत, चूंकि वह शरण लेने के लिए ही आया था। उसका कोई उद्देश्य नहीं था भारत में अपने आप को स्थापित करने का, मुगल वंश को स्थापित करने का, ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं था। वो भारत आया था तो सिर्फ शरणार्थी बनकर आया था, और भारत में, दुनिया में जितने भी लोग दुनिया से भारत में शरणार्थी बनकर आए हैं वो भारत को लूट करके गए हैं। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है शरण देने की। भारत ने शरण दिया तो भारत को लूट ले गया, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर गया। तो जब वह 1504 के बाद
जब वह भारत में प्रवेश करता है, ये उसके भटकने की उम्र थी, भटकने का समय था, भटक रहा था वो दर दर। और जब वह भारत आया तो भारत के लोगों की सज्जनता, भारत के लोगों का साहस, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत का प्राकृतिक वातावरण उसको प्रभावित करता है। और उसको इस बात का एहसास हुआ कि भारत के लोगों को बहुत ही आसानी से जीता जा सकता है, क्योंकि भारत के लोगों के भीतर धोखा और छल जैसी बातें नहीं थी। अगर छल जैसी नीति भारत के बहादुर योद्धाओं में होती तो इस्लाम कभी भारत में अपने पांव नहीं पसार पाता। वो निहत्थों पे वार नहीं करते थे, पीछे से वार नहीं करते थे, लेकिन मुगलों ने या जितने भी बाहर के आक्रमणकारी आए, उन्होंने सिर्फ धोखा और छल के साथ भारत के राजाओं को हराया। तो अब आप जब देखते हैं तो वह जब भारत में आया और भारत की व्यवस्था को देख करके वह प्रभावित होता है, एक शरणार्थी के रूप में आया। आप इसको नोट कर लें कि वह एक शरणार्थी था, एक शरणार्थी बनकर भारत आया था। वो बनकर भारत आया और जब उसने यहाँ की व्यवस्था को देखा, उससे प्रभावित हुआ और लगा कि वह भारत में अपने आप को स्थापित कर सकता है, तो कहीं और जगह क्यों जाया जाए, और वो भी इतनी रिच स्थान को छोड़ करके जो उसको मुफ्त में दावत दे रहा था। एक प्रकार से उसने अपनी सेनाओं को फिर से गठित किया और सेनाओं को गठित करने के बाद उसने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ता है। किसके साथ ये पानी की लड़ाई हुई? तो इब्राहिम लोदी। डेट याद रखिएगा, शासक याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो किसकी पानीपत की लड़ाई कब हुई? 1526 में। किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम। डेट याद रखिए, लड़ाई याद रखिए, शासक याद रखिए, यही 3 इंपॉर्टेंट है। तो लड़ाई कौन सी हुई? पानीपत की। कब हुई? पॉइंट नंबर 1 पानीपत की लड़ाई, पॉइंट नंबर 2 1526 और पॉइंट नंबर 3 इब्राहिम लोदी और बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर याद रखिए, इब्राहिम लोदी और बाबर 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहीं से बाबर का उत्कर्ष प्रारंभ होता है। यहीं से प्रारंभ होता है बाबर का उत्कर्ष और उसने दिल्ली को जीता। दिल्ली को जीतने के साथ साथ दिल्ली और आगरा से उसने अपने शासन का संचालन करना प्रारंभ किया। तो आपने क्या देखा कि पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच हुई। इंपॉर्टेंट चीज बस यही इतना है। पहला चीज तो ये कि बाबर आया कहां से था, तो वह अफगान में फरगाना नामक की जगह से आया था और शरणार्थी बनकर के आया था। उसने भारत में पहली लड़ाई जो लड़ी थी वह 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी, जो इब्राहिम लोदी के और उसके मध्य हुई थी। ये डेट आप याद रखें। इसके बाद इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद दिल्ली एवं आगरा, यहां पर उसका शासन हो जाता है। दिल्ली और आगरा याद रखिएगा, बाबर का संबंध है दिल्ली और आगरा से, इब्राहिम लोदी से, पानीपत की पहली लड़ाई से, 1526 से। बाबर इन 4 चीजों से संबंध रखता है। पहला, स्टार्टिंग से करते हैं तो बाबर का संबंध होता है अफगान के फरगाना से। दूसरा संबंध होता है 1526। तीसरा संबंध पानीपत की पहली लड़ाई। चौथा संबंध इब्राहिम लोदी और पांचवा और अंतिम संबंध होता है दिल्ली और आगरा। अब दिल्ली और आगरा में आने के बाद
उसने अपने शासन को मजबूती देना और उसके विस्तार करने को प्रारंभ किया, और विस्तार करने को प्रारंभ किया, साथ ही मुगल वंश की नींव रखी गई। यानी मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मुगल किससे बना? मंगोल से बना। क्योंकि वह अपने आप को मंगोल नहीं कहना चाहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह इस बात को नहीं दिखाना चाहते थे भारत में कि उनके पूर्वज एक रक्त रंजित इतिहास के साक्षी रहे हैं। एक रक्त रंजित इतिहास के साक्षी बनने वाले व्यक्ति को अपना पूर्वज कौन कहना चाहेगा? इसलिए वे अपने आप को मुगल नहीं कहना पसंद करते थे, वो अपने आप को तिमुरिड वंश कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। याद रखिएगा, मुगलों का प्रमुख वंश जिस पर उन्हें प्राउड होता था, वंश तिमुरिड। और ये जो तिमुरिड प्रथा थी, ये तिमुरिड वंश, तिमुरिड प्रथा को ही उन्होंने आगे फॉलो किया अपनी विरासत, अपनी संपत्ति के बंटवारे के लिए। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस, ब्रीफ इंफॉर्मेशन मुगल एम्पायर से रिलेटेड। अब आगे हम बात करते हैं कि मुगल एम्पायर, इन्होंने भारत में जिस शासन, जिस प्रशासन की बुनियाद रखी, वह आने वाले शासक भी उसको नजरअंदाज नहीं कर पाए और उसी को फॉलो करके वो आगे बढ़े। और जैसा कि वर्तमान की सभी पुस्तकों में आप देखेंगे कि लिखा जा रहा है कि हाँ, शाहजहां ने उस लाल किले को बनवाया जहां पे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण देकर के राष्ट्र को संबोधित करते हैं। हालांकि यह पूरी तरीके से गलत है। संभवतः भविष्य में और निकट भविष्य में इतिहास इसको परिवर्तित करे और यह नाम दिया जाए कि वह लाल किला, जो कभी लाल कोट के नाम से जाना जाता था और जिसका निर्माण अनंगपाल तोमर, जो तोमर वंश के थे, उन्होंने किया था, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनके नाना थे। आगे अब हम बात करते हैं इनके विरासत, इनकी संपत्तियों के बंटवारे की। जब हम इनके विरासत, इनके संपत्तियों की बंटवारे की बात करते हैं तो वहां भी इन्होंने ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़ा पुत्र है तो उत्तराधिकारी वही होगा, इसको नहीं फॉलो किया, ज्येष्ठाधिकार को नहीं फॉलो किया। उन्होंने अपनी संपत्ति को इसी तिमुरिड पद्धति पर बराबर हिस्सों में बांट दिया। संतानें 2 हैं तो 2 हिस्सों में, संतानें 4 हैं तो 4 हिस्सों में। आप देखेंगे कि शाहजहां ने भी अपने साम्राज्य को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, अपने 4 पुत्रों को दिया था, और बाद में उसको जो हुआ वो बाद की बात है, हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन तिमुरिड पद्धति पर वे अपनी विरासत का बंटवारा करते थे। तो आप याद रखिए, संपत्ति का बंटवारा किस पर होता था? तिमुरिड पद्धति पर। तिमुरिड पद्धति पर तो आज मुगल कौन थे, आप इससे परिचित हुए। ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और एक बार फिर मैं आपको पुनः याद कराना चाहूँगा, कल हमारी 9 बजे का एक क्लास होगा, मोटिवेशनल सेशन, जिसको आप फेसबुक और यूट्यूब के जरिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं।
फिलहाल आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आपकी पढ़ाई चलती रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।